जी, सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। तो सभी साथियों को बहुत आज मैं बधाई देना चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस मीटिंग में हैं, तो डायबिटीज को लेकर के बहुत सारी इंफॉर्मेशन पिछले कुछ दिनों में इकट्ठी की हैं। वो जानकारी मैं आने वाले 1 घंटे में आप सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैंने जो सीखा है और जो सीखने के बाद में मुझे जो डायबिटीज को लेकर के अपनी बात, अपना व्यू रखने की बात समझ में आई है। मुझे ऐसा लगता है कि डायबिटीज में मेडिकेशन की जरूरत तो है ही, लेकिन मेडिकेशन से ज्यादा जरूरत है एजुकेशन की। अगर हमें ये पता चल जाए कि डायबिटीज हो क्यों रही है, अगर हमें ये पता चल जाए कि डायबिटीज के कारण क्या है, तो बहुत हद तक डायबिटीज को खुद से ठीक किया जा सकता है। आज की डेट में अगर कोई साथी जिसका शुगर लेवल 120, 130, 140, 150 पार करना शुरू कर देता है, तो उसको ऐसा डर बैठ जाता है कि मुझे शुगर हो गई है, मुझे मधुमेह की बीमारी हो गई है। फिर वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देखेगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें ढूंढना शुरू करेगा। और जैसे ही आज की डेट में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना फास्ट है कि जैसे ही आप गूगल में जाके डायबिटीज लिखेंगे, तो आपको अचानक ही आप देखेंगे, आप फेसबुक पे आगे पीछे करेंगे, आप जहां देखेंगे आपको डायबिटीज की मशीनें, डायबिटीज के टेस्ट करने के इक्विपमेंट, डायबिटीज को रिवर्स कैसे करना है, और बहुत सारे ट्रैप में आप फंसते चले जाओगे। और वो इतना डरा देंगे आपको कि आप फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी सिम्टम आए हैं नहीं आए, लेकिन आपका ब्लड शुगर का लेवल जैसे ही 150 पार कर गया, आप घबराना शुरू करेंगे। आपको बताया जाएगा HbA1c टेस्ट आप करें। और जैसे ही आप HbA1c टेस्ट करेंगे और गलती से अगर वो 7 पे पहुंच गया, 8 पे पहुंच गया, तो प्री डायबिटिक की ठप्पा आपके ऊपर लग जाएगा। और फिर आप आ जाएंगे हमारे उसमें, और एलोपैथिक दवाइयाँ फिर शुरू हो जाएंगी। फिर वो दवाइयों के साइड इफेक्ट, वो बहुत सारी चीज़ें फिर एकदम शुरू हो जाती हैं। तो मेरा मानना यह है कि हमें एक बार तो सही कारण जानने की जरूरत है। और बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ को लेकर के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। डायबिटीज़ को वापस अपने लेवल पर मेंटेन किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात बोली जाती है, लोग बोलते हैं कि जी हम आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करवाएंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि डायबिटीज़ कोई भी व्यक्ति आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर सकता। डायबिटीज को रिवर्स करेंगे तो केवल और केवल आप रिवर्स करेंगे, खुद रिवर्स करेंगे। कोई आपको रिवर्स करके दे ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ट्रैप है, ये बिल्कुल एक जाल है अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोलता है। और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं मार्केट में, जो ये बोलेंगे कि इसको खा लो डायबिटीज से रिवर्स हो जाएगी, इसको खा लो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। वो बिल्कुल भ्रम है, वो बिल्कुल गलत है। उसके चक्कर में हमें नहीं फंसना है और अपने लोगों को बताना है डायबिटीज को रिवर्स केवल एक व्यक्ति कर सकता है, वो है हम खुद। हम है खुद, यानी आप। हमें वो लाइफस्टाइल डिजीज है, वो ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वो लग गई है बस अब तो दवाई खानी ही पड़ेंगी। वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही वो खराब हुई है। क्योंकि मैं टाइप 1 डायबिटीज की आज बात नहीं कर रहा। टाइप 1 डायबिटीज तो वो डायबिटीज है जो बचपन में वो हमारे हमें प्रकृति से मिलती है। टाइप 1 डायबिटीज आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। तो हमारे पैंक्रियाज इंसुलिन बनाते ही नहीं है। तो वो हमें तो प्रकृति से ही ऐसा हमें हमें मजाक मजाक हो जाता है एक बच्चे के साथ। तो वो टाइप 1 डायबिटीज है, उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज वो है जो हम खुद मजाक कर लेते हैं अपने शरीर के साथ। चाहे वो बैड लाइफस्टाइल की बात करें, बैड ईटिंग हैबिट्स की बात करें, या फिर हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हैबिट्स की बात करें, या फिर इनएक्टिव लाइफस्टाइल की बात करें, हम बिल्कुल आगे पड़े हुए हैं बस। तो ये मजाक हमने, प्रकृति ने हमारे साथ नहीं किया। प्रकृति ने तो हमारे पास में खजाने खोल के हमारे लिए रखे हैं, लेकिन हमने खुद मजाक किया अपने पास अपनी बैड लाइफस्टाइल के साथ। तो आज थोड़ी सी एजुकेशन की बात करेंगे, और थोड़ा सा ये बात करेंगे कि मेडिकेशन की बात हम करेंगे ही नहीं। मेडिकेशन की बात, थोड़ी सी बात करेंगे मधु संयम रस के बारे में लास्ट में, लेकिन बात करेंगे एजुकेशन की, डायबिटीज होती क्यों है। थोड़ा सा ये बात आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने तरीके से आपको रिवाइज करना चाहता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी में लीवर के नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं पैंक्रियास। और पैंक्रियास का एक काम होता है, एक इंसुलिन नाम का हार्मोन ये पैंक्रियास बनाता है। और जब ये पैंक्रियास इंसुलिन नाम का हार्मोन जो बनाता है, ये क्या काम आता है, जब हम खाना खाते हैं, अगर आप खाने को जब हमने खाया और खाने को खाने के बाद में उसके बाद वो अंदर गया हमारे
हमारे स्टमक में, तो वो वहां पर वो ब्रेक होता है। वो साइंस बहुत बड़ी है, उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे। वो खाना टूटता है, छोटे छोटे हिस्सों में टूटता जाता है। जब खाने का हिस्सा टूटा, एक हिस्सा टूटा, फिर उसका टूटा, फिर उसका भी हिस्सा टूटा, फिर उसका भी हिस्सा टूटा, जो टूटते 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 आखिरी हिस्सा रह गया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है खाना। और ग्लूकोज अगर जैसे दो ग्लूकोज मिला दें तो बन जाता है शुगर, छह ग्लूकोज मिला दें तो बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। वो बहुत बड़ी साइंस है, उस पर अभी लंबा नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन सबसे आखिरी जो पार्टिकल है, आखिरी जो तत्व है, आखिरी जो, वो बहुत माइक्रो, बहुत छोटे फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज एज इट इज हमारे ब्लड में नहीं जाता। इंसुलिन नाम का हार्मोन क्या करता है? वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वो एनर्जी हमारे शरीर में वो प्रवाहित होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बात कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं हाथ हिला पा रहा हूं, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो ग्लूकोज। मैं बेसिक बेसिक चीजें आपके साथ शेयर करूंगा ताकि एक आम आदमी को चीजें समझ में आ पाए। मैंने भी बहुत दिन लगाए इसको समझने में, और अभी वो चीजें बेसिक तरीके से समझाने का प्रयास मैं आपको करूंगा। तो अपने आया, हमने खाना खाया, खाने को तोड़ा हमने ग्लूकोज में, बहुत छोटे पार्टिकल में। ग्लूकोज से इंसुलिन मिली, इंसुलिन बनाई पैंक्रियाज ने, और इंसुलिन बना करके इंसुलिन से ग्लूकोज ने कन्वर्ट किया एनर्जी, और एनर्जी हो गई हमारे शरीर में, और हमारा शरीर चलना शुरू हो गया। इतनी सी बात समझनी है बस हमने। अब हुआ क्या? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं आपसे अपमानजनक बात करूं, गलत तरीके से व्यवहार करूं, एक बार आप सहन करोगे। फिर मैं आपसे गलत तरीके से बात करूं, दूसरी बार सहन करोगे। आप बहुत धैर्यवान हैं, तीसरी बार सहन करोगे। और ज्यादा धैर्यवान है, पांचवी बार सहन करोगे। और ज्यादा धैर्यवान है, 10वीं बार सहन करोगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, आप वापस रिएक्ट करना शुरू कर दोगे। जैसे मैं गलत तरीके से व्यवहार कर रहा हूं आपके साथ, आप मेरे साथ गलत तरीके से व्यवहार करना शुरू करोगे। यही व्यवहार हम करते हैं अपने पैंक्रियाज के साथ। 40-45 साल की उम्र तक हम अपने पैंक्रिया के साथ गलत व्यवहार क्या करते हैं? हमने खाना खाया, और खाना भी कितना खाया? जब तक मन नहीं भरा। एक होता है मन भरना, और एक होता है पेट भरना। पेट भरने का मतलब ये है कि भाई हमने खाना खा लिया, एक दो रोटी की भूख छोड़ दी, डकार आ गया, उसके बाद समझो हो गया खाना। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आज तो सब्जी बढ़िया बनी है, आज तो पुलाव बढ़िया बना है, तो हमने ओवर ईटिंग कर ली। ओवर ईटिंग करने से क्या है, हमारा जो पेंक्रियाज है वो एक भोला बच्चा है। भोला बच्चा समझते हो आप? भोला बच्चा क्या होता है कि उसको जैसा बता दो वो वैसे करना शुरू कर देता है, अपना दिमाग होता ही नहीं उसका। पेंक्रियाज के पास में अपना दिमाग नहीं है। पेंक्रियाज को केवल भगवान जी ने एक काम दिया है। मैं बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूँ, आपको समझना है आपने बस। पेंक्रियाज को ये सारी बातें आप रिलेट करोगे, कल आप जब ज्यादा खाने का मन करेगा ना आपका, आप खाओगे नहीं। क्योंकि पेंक्रियाज को भगवान जी ने अपना दिमाग नहीं दिया। पेंक्रियाज को केवल एक काम मिला है, जैसे ही आपको ग्लूकोज दिखे इंसुलिन बनाना शुरू कर दो। जैसे ही आपको ग्लूकोज दिखे इंसुलिन बनाना शुरू कर दो, वो अपना इंसुलिन बनाने का काम शुरू कर देता है। अब हुआ क्या? अब आपने ज्यादा खाया, ओवर ईटिंग करी, पेंक्रियाज तो काम में लगा पड़ा, अपना इंसुलिन बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है। तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो थक जाएगा। फिर आपने फास्ट फूड खाया, फिर आपने शराब पी, फिर आपने जो भी आपने बुरी आदतें जो भी की, वो सारी चीजें धीरे 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 हमने अपने शरीर के साथ ऐसे गलत व्यवहार किया। उस टाइम तो मजा आ रहा होता है ना, उस टाइम तो एंजॉय कर रहे होते हैं हम, खाना खा रहे हैं मजा आ रहा है, शराब पी रहे हैं मजा आ रहा है, ओवर ईटिंग कर रहे हैं मजा आ रहा है, चाउमीन खा रहे हैं मजा आ रहा है, मोमोज खा रहे हैं मजा आ रहा है, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, जो भी प्रोसेस्ड फूड है, वो ज्यादा ज्यादा जब हम खाते हैं तो हमें उस टाइम तो हमारी जबान का स्वाद होता है, हमें मजा आ रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पेंक्रियाज बहुत ज्यादा अंदर मेहनत कर रहा होता है। तो आज के बाद जब भी आप कुछ खाएं, और ओवर खाएं या फिर गलत खाएं, आपको पता है, हमें पता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं, हमें पता होता है। वो अलग बात है कि हमारी आदत है, हम छोड़ देते हैं उसको। तो हमें उस टाइम पे नोटिस करना है कि अगर हम ये खाएंगे, यहाँ तो स्वाद आएगा, लेकिन हमारे पेंक्रियाज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 40-45 साल की उम्र तक हमारा पैंक्रियाज एक्टिव होता है, वो अपने उसको ठीक करता रहता है, इंसुलिन बनाता रहता है। लेकिन 40-45 साल की उम्र के बाद होता क्या है, हमारे पैंक्रियाज इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है। जब पैंक्रियाज इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है तो इंसुलिन का कम निर्माण करता है, और जब पैंक्रियाज इंसुलिन का कम निर्माण करेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे? ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर।
वो डायबिटीज बननी शुरू हो जाती है। तो अगर आपका पैंक्रियाज वापस सही से काम करना शुरू कर दे, इंसुलिन का सही से निर्माण करना शुरू कर दे, तो वापस इंसुलिन का अगर सही से निर्माण होना शुरू हो गया, तो क्या होगा? वापस ब्लड में ग्लूकोज नहीं जाएगा और ब्लड में एनर्जी जाएगी, और एनर्जी जाएगी तो फिर हमारे शरीर में लगेगी। अब देखना, कई बार नोटिस करना, जो ब्लड शुगर के जो सिम्टम्स बताए जाते हैं वो क्या बताए जाते हैं? कि शरीर में थकावट रहती है, आंखों में धुंधलापन रहता है बहुत। मैंने एक जगह पढ़ा 70% जो अंधापन हमारे देश में आज की डेट में हो रहा है, वो ब्लड शुगर की वजह से हो रहा है। 70% अंधापन ब्लड शुगर की वजह से हो रहा है। आप देखेंगे कि आप देखेंगे शुगर वाले लोगों को ऐसा बताया जाता है कि आपने देखा भी होगा, आपके आसपास बहुत लोग ऐसे दिखते होंगे, घाव अगर हो गया, पहले तो जब मान लो ठोकर लगी, चोट लगी, ठोकर लगी तो बहुत ज्यादा दर्द उस टाइम पे सेंसेशन फील नहीं हुई, और चोट लग गई, घाव बन गया, तो घाव भरने में बहुत टाइम लगता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, बार बार प्यास लगती है, एकदम भूख लगेगी तो बहुत तेज भूख लगेगी। तो ये सारे जो सिम्टम है, ये इसी वजह से है, क्योंकि हमारा पैंक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन का निर्माण नहीं कर रहा। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, वो करना है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करना है। खाते टाइम एक बार सोचना है, एक बार हम खाते टाइम सोचें कि हम प्रोसेस फूड ना खाएं, हम घर का बना हुआ खाना खाएं, भरपेट ना खाएं, पेट भर भर के ना खाएं, थोड़ी भूख छोड़ के खाएं। जब हम ये सारी चीज करेंगे, दूसरा, एक्टिव लाइफस्टाइल। अगर हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर तो आप 4 लड्डू भी खा जाओगे ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, आप बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तब आपको लड्डू खाते टाइम सोचना है। ऐसे नहीं कि बस लड्डू सामने आ गए, डब्बा आ गया तो बस लगा दिया। ऐसे नहीं करना है हमें। हमें हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। अगर हम सैर अगर हम अगर हम एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पा रहे, यानी हमारा फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा नहीं है, हमारा पूरे दिन मेहनत का काम नहीं है, अगर हम वो फावड़े चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब तो आप कुछ मर्जी खाओ, सब हजम। लेकिन अगर आप का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो अपनी एक हैबिट बनाओ कि आप कम से कम 10,000 कदम तो चलें। 10,000 नहीं चल सकते तो कम से कम 6,000 कदम तो चलें। सुबह का टाइम चलें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शाम के टाइम चलें, लेकिन चलें। तो आप जब लगातार ये सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज डांस करते हैं, जब फिजिकल एक्टिविटीज आप करते हैं, तो भी ये हमारे पैंक्रियाज एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें गुड हेल्थ लाइफस्टाइल पे आना है, हेल्दी लाइफस्टाइल पे आना है। तो हम क्या होगा, हम, अच्छा एक चीज और मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक नहीं कराया है, तो अपना एक HbA1c का टेस्ट जरूर कराएं। उसमें 3 महीने की एक एवरेज निकल करके आ जाती है। अगर वो 6 से ऊपर आ रहा है, 6 से 10 के बीच में आ रहा है, तो आप समझो कि आपकी डायबिटीज की शुरुआत हो गई है। अगर 6 और 6 के अंदर आ रहा है, 4 से 6 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही चल रहे हो। आपको सही से अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को एक सिग्नल देना है, अपने आप को एक सिग्नल देना है कि आप ठीक हो, लेकिन 6 से ऊपर जाना नहीं है। साल में कोशिश करो 2 बार तो ये टेस्ट आप करवाओ HbA1c का। अगर 6 से ऊपर चले गए हो, तो फिर अलर्ट होना है कि अब जल्दी से जल्दी मुझे 6 के अंदर आना ही आना है। और उसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो मैंने आपको बताया, हेल्दी लाइफस्टाइल, गुड ईटिंग हैबिट्स, इन चीज़ों को आप फोकस करें। प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, भर पेट ना खाएं, पेट भर भर के ना खाएं। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन में घुसे ये बात। और उसके साथ साथ आपको, हम बात कर रहे हैं मधु संयम रस के बारे में, जो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास में एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट, एक ऐसा शानदार वरदान, प्रकृति का वरदान हमारे पास है कि अगर हम उसको लेते हैं, तो भी हम अपनी डायबिटीज को, क्योंकि ये डायबिटीज को रिवर्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने इस मधु संयम रस के बारे में जानकारी ली कि इसमें क्या क्या ऐसा डला है, क्योंकि हमारे संस्था के बहुत सारे साथी ये बोल रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का बहुत फायदा है। हमने भी, जब हमारे संस्था में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, मधु संयम रस के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट जब हमारे संस्था में लॉन्च हुआ, तो हम लोग हेल्थ बहुत बड़ी हेल्थ क्रांति के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब ये हमारा प्रोडक्ट मधु संयम रस लॉन्च हुआ, तो हमें इसके बारे में जानकारी मिली कि ये, इसमें 12 ऐसे पोषक तत्व डाले गए हैं, 12 ऐसे इंटीग्रेंट डाले गए हैं, जो हमारी सेहत को बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारी डायबिटीज को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और डायबिटीज लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने जब इसके बारे में जाना, जिसको जानने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि इसका मधु संयम रस नाम ना हो करके कोई और नाम होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व डले गए हैं, वो केवल डायबिटीज के लिए नहीं है, वो तो बहुत सारी बीमारियों में काम आने वाली चीजें हैं।
लेकिन वो फोकस जो है वो डायबिटीज पर किया गया है। लेकिन जो साथी जिनका HbA1c 6 या 6 से नीचे भी आ रहा है, वो भी अगर एक टाइम इसको लेते रहें तो भी उनको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होने वाले हैं। मैं आने वाले 15 मिनट में वही बात आपके साथ शेयर करूंगा। और जिन साथियों का 6 से ऊपर HbA1c आ गया है, और वो तो 2 टाइम लें। और 10 से ऊपर वाले तो फिर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं, क्योंकि फिर तो आपको हो सकता है दवाइयाँ भी शुरू करनी पड़े, लेकिन वो रिवर्सिबल है, दवाई आपकी बंद भी हो जाएगी। तो हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सबसे पहले हमें एक चीज देखनी है, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो हम देखनी है कौन इस कंपनी की नीयत क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। इस बात को समझना जरूरी है, और इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। एक बार क्या हुआ, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको मैं। एक कोई बोर्ड रूम में एक बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन उस कंपनी के CEO हमारे, एक्चुअली मैं पहले इस लाइन में था, कभी आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में था। तो हमें वहाँ क्या बातें चलती हैं उसके बारे में जानकारी मिलती रहती थी। तो एक बहुत बड़ी कंपनी जो टूथपेस्ट बनाती है मार्केट में, बोर्ड मीटिंग में कंपनी के जो MD हैं, उनके सारे CEO बैठे थे, सारे बड़े मैनेजर्स बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि हमें अपनी इस टूथपेस्ट की सेल बढ़ानी है, हमें अपनी इस टूथपेस्ट की सेल बढ़ानी है, हमें 2,000 करोड़ से इसको 5,000 करोड़ रुपए लाना है। तो आप राय दीजिए क्या कर सकते हैं। तो वहां पर अलग अलग लोगों ने राय दी। किसी ने बोला कि आप इसके पोषक तत्व और बढ़ा दो, इसके अंदर ये फायदे की चीज डाल दो। किसी ने बोला इसका विज्ञापन बढ़ा दो, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। एक व्यक्ति, एक मैनेजर थे उसी कंपनी के, बहुत बड़े लेवल के मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि इस टूथपेस्ट का मुंह बड़ा कर दो। मुंह समझते हैं, जब टूथपेस्ट निकालते हैं हम तो उसका, टूथपेस्ट का मुंह होता है, उसको थोड़ा बड़ा कर दो। बड़ा करने से क्या होगा, लोगों की तो आदत है वो दबाने की, वो ज्यादा निकलेगी। और जब पूरे दिन, पूरे सुबह सुबह रोज लाखों करोड़ों टूथपेस्ट के ज्यादा निकलेगी तो सेल अपने आप बढ़ जाएगी। और उस व्यक्ति के लिए तालियां बजी। क्या ये अच्छी बात है? ये है नियत उस कंपनी की। उनका मतलब, इससे मतलब नहीं है कि उस क्वालिटी को अच्छा करें, वो तो बस अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं। और सेल बढ़ाने का तरीका क्या निकाला? मुंह बड़ा कर दो। और ये हुआ भी, और सेल बढ़ी भी। ये बात आज से मैं 12 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। यहां पर हमें देखा जाता है कि कौन सी संस्था, कौन सी कंपनी अब किस नियत से ये काम कर रही है। हम बात कर रहे हैं RCM अभियान की। RCM एक ऐसा अभियान है जो राष्ट्र स्तर का एक अभियान बन चुका है, जिसका मकसद है, केवल एक ही मकसद है, नए भारत का निर्माण। और इस नए भारत के निर्माण में हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य क्रांति की, हम बात कर रहे हैं स्वावलंबन की, हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। ये हमारे उद्देश्य हैं। हमारी एक ही नियत है, कैसे हमारे देश से बीमारियां खत्म हो, कैसे हमारे देश से बेरोजगारी खत्म हो, और कैसे हमारे देश की महिलाएं पैसे से और सेहत से मजबूत बने। तो हमारी नीयत आपको पता चल गई, हमारा उद्देश्य आपको पता चल गया। अब मैं बात करूंगा मधु संयम रस में क्या डला है। जिस नियत से और जिस उद्देश्य से इस प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है, वो क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बस 10 मिनट और आपके लेना चाहूंगा। आपको यहां पर एक बात समझनी है कि 12 ऐसे पोषक तत्व मैंने नोट करके लाया हूं, लिख के लाया हूं आपके लिए, ताकि कुछ भी छूटे ना मेरे से। क्योंकि बातें करेंगे तो हो सकता है कुछ छूट जाए, लेकिन मैं आपको पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो आपको चीजें छूटेंगी नहीं। इसमें सबसे पहला जो चीज डाली गई है वो डाला गया है जामुन। दूसरी जो चीज डाली गई है वो डाला गया है आंवला। तीसरी जो चीज डाली गई है वो डाला गया है करेला। अब जैसे ही मैं जामुन, आंवला, करेला की बात करूंगा, बहुत सारे साथी क्या बोलेंगे, जामुन तो हम खा ही लेते हैं, करेला तो हम खाते ही हैं सब्जी बना के, आंवला तो हमारे पेट के आसपास होता है, हम खा सकते हैं। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, कितना जामुन खाना है, कितना करेला खाना है? क्या पूरे साल हर रोज करेला खा सकते हैं? क्या पूरा साल हर रोज जामुन खा सकते हैं? क्या पूरे साल हर रोज आंवला खा सकते हैं? और कितना खाना है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बार एक बात पूछता हूँ लोगों से, काजू खाना तो बड़ी अच्छी बात है, आधा किलो खा लो, पता चल जाएगा आपको। किसी भी चीज की ज्यादती खराब है, एक लिमिट में हर चीज अच्छी लगती है। तो ये मधु संयम रस का निर्माण जो किया गया है, ये बहुत सोच समझकर, ये मधु संयम रस का जो निर्माण किया गया है, ये बहुत सोच समझकर के एक मानव शरीर को कितने पोषक तत्वों की जरूरत है, उतना इसके इसमें डाला गया है पर 100 ml। और उसी हिसाब से उस कंपोजिशन के साथ इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। तो अगर इसका हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये अकेला काम नहीं करेगा शुगर में, डायबिटीज में। अगर आपने रोज खाए समोसे, मैदा खाया, चीनी खाई खूब,
और ये पी रहे हो आप तो ये काम नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, शुरुआत कहाँ से की थी, कि डायबिटीज को रिवर्स कोई और नहीं करेगा। डायबिटीज को रिवर्स मधु संयम रस नहीं करेगा। डायबिटीज को रिवर्स तो आप करोगे। मधु संयम रस आपके पेंक्रियाज को एक्टिव करेगा। लेकिन अगर पेंक्रियाज को एक्टिव तो ये कर रहा है, और ऊपर से आप समोसे डाल रहे हो, केक खा रहे हो, बेकरी की चीजें खा रहे हो, रेस्टोरेंट में जाकर समोसे, आप शुगर वो रेस्टोरेंट में जाकर के आप चाउमीन खा रहे हो, तो क्या होगा? तो ये कुछ भी नहीं करेगा। तो आपको तैयार होना पड़ेगा पहले अपने आप को ठीक करने के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने आप को ठीक करना, आप तभी ठीक हो सकते हैं। अगर आप हैबिट्स नहीं बदलेंगी तो कोई बहुत बड़े रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं नहीं। तो एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन के साथ इस प्रोडक्ट में चीजें डाली गई हैं। तो कितने परसेंट है वो आप इसकी बोतल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। मैं इन प्रोडक्ट इन पोषक तत्वों के बारे में थोड़ी सी बात कर रखे अपनी बात को पूरा करूंगा। जामुन के बारे में मैंने पढ़ा और मैंने लिखा। इसे विभिन्न घरेलू नामों से जाना जाता है, जैसे जामुन, राजमन, काला जामुन, ब्लैकबेरी। अम्लीय प्रकृति होते हुए भी यह स्वाद में मीठा होता है। जामुन का फल 70% खाने योग्य है। और फल में इस फल में मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अगर आपको जैसे जामुन का सीजन आए और जामुन खाने को मिले तो खाना चाहिए, अच्छा है बहुत। तो फल में खनिजों की संख्या अधिक होती है। अन्य फलों की तुलना में यह कम कैलोरी प्रदान करता है। और इस फल के बीज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम की अधिकता होती है। और आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है। आयरन का मतलब क्या है? महिलाओं के लिए तो ये वरदान है। और इस लिखा भी है कि इसमें विटामिन बी, कैरोटीन, मैग्नीशियम और फाइबर होता है। रोजाना जामुन खाने से यह हमारे शरीर में डायबिटीज को कंट्रोल रखता है, पाचन क्रिया को अच्छा रखता है, त्वचा की समस्याओं से राहत दिलाता है, दिल की सुरक्षा। यानी अगर आप जामुन खाएंगे तो आपका चेहरा भी जामुन की तरह गुलाबी गुलाबी होना शुरू हो जाएगा। तो जामुन रोज खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? उसकी एक लिमिट है। ये नहीं कि एक जामुन गुलाबी करता है तो फिर शुरू ही हो गई, 2 किलो जामुन खा गए, पेट खराब हो जाएगा, फिर सारा दिन टॉयलेट में ही बैठे रहोगे आप। वो भी नहीं करना है। तो इसमें उपस्थित फाइबर, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। और डायबिटीज के पेशेंट को तो स्पेशली खाने की सलाह दी जाती है जामुन। बोला जाता है किसी को शुगर हो जाती है तो बोलते हैं कि आप जामुन जामुन जरूर खाओ। तो जामुन के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो स्वस्थ हृदय, बीपी कंट्रोल करने, वेट लॉस, दांतों के लिए फायदेमंद, ग्लोइंग स्किन के लिए, चेहरे पे चमक के लिए जामुन का बहुत अच्छा रोल है। और ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान हमारे लिए है, जो प्रकृति ने खुल के हमारे ऊपर लुटाया है। बस हमें उसका इस्तेमाल करना है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, आंवला बेस। हमारा ये जो मधु संयम रस है, आंवला बेस है। इसमें 100 में से 51 ml, यानी 51% आंवला है। आंवला के बहुत सारे गुण हैं, आपको ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन इसका सबसे मेन जो सोर्स है वो विटामिन सी, कब्ज, गैस, पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करता है। आंवला का सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में बहुत मदद करता है। ये इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। एक वर्ड आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि हमारा बॉडी इंसुलिन बना तो रहा होता है, लेकिन ज्यादा फैट की वजह से या ज्यादा प्रोसेस्ड फूड की वजह से वो इंसुलिन को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये भी एक बीमारी है। ये भी बहुत अच्छी बड़ी बीमारी है। इसके बारे में भी कभी मैं बैठ कर हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक बीमारी है। तो ये आंवला क्या करता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस को अच्छा करता है, तो जिससे ये मधुमेह रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होता है। आंवला में विटामिन सी की उच्च मात्रा वालों के लिए, विटामिन सी की उच्च मात्रा की वजह से बालों का झड़ना कम करने में सहायक होता है। और डैंड्रफ नहीं होने देगा। अगर आप आंवला रेगुलर लेते हैं तो आपके बालों में रूसी नहीं होगी, डैंड्रफ कभी नहीं होगा। तो डैंड्रफ के लिए बाहर से तेल लगाने की जरूरत, तो चलो लगा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आंवला अगर रेगुलर मिलता रहे तो डैंड्रफ का भी नहीं होगा, बाल आपके झड़ेंगे नहीं। और इसकी हाई एंटीऑक्सीडेंट शक्ति हमारे हमें रोगों से लड़ने में क्षमता बढ़ाती है। बार बार खांसी होना, जुकाम होना, मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाना, तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। और पाचन तंत्र को सुधारती है, वजन घटाने में सहायक होती है, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रकृति का वरदान हमें मिला है वो है करेला, जो मधु संयम रस में लिमिटेड क्वांटिटी में डाला गया है, जितनी 24 घंटे में आपको जरूरत है। करेले में फाइबर के गुण पाए जाते हैं, जो पाचन, जब मौसम आए ना, आजकल का करेले का मौसम चल रहा है, तो करेले की सब्जी बना के हफ्ते में 2 बार तो खानी ही चाहिए। बहुत गुण है इसके अंदर। करेला कड़वा जरूर है, लेकिन कड़वी चीज जो होती है ना, हेल्प बड़ी करती है। कड़वे लोग होते हैं, अंदर से कड़वे, बाहर से कड़वे दिखते हैं, लेकिन अंदर से आपकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं वो लोग। तो करेले में फाइबर के गुण पाए जाते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। यह अपच और कब्ज की शिकायत को दूर करता है। कैलोरी में कम और फाइबर में ज्यादा,
जो शरीर में वजन करने में मदद करता है। करेला ब्लड शुगर के स्तर को कम करता है। इसमें 17% पोटेशियम, 7% फाइबर और विटामिन बी 6 40% है। 40% विटामिन बी 6 को लिए हुए है करेला। करेले को तो आप हफ्ते में 2 बार खाओ, अगर सीजन में करेला आपको मिलता है तो। इतनी अच्छी सब्जी है। और करेले का रस तो आप रोज पी सकते हो, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में। ज्यादा करेला का रस पी गए तो लीवर को डैमेज कर देगा। वो भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये नहीं कि कहीं करेले का जूस वाला मिल गया, बोतल ही पूरी गिलास ही टिका दिया आपने, वो भी ध्यान रखना है थोड़ा। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी चाहिए अपने को। और हम लकी हैं कि हमें मधु संयम रस में एक 24 घंटे में जितना करेले का रस हमें चाहिए वो उतना उसमें डाल दिया गया है। बस हमें, अगर हमें डायबिटीज हो गई है, 10 से ऊपर जा रहा है HbA1c, तो 2 बार। और अगर हम 6 से नीचे हैं, 6 तक हैं, तो हमें 1 बार लेने से भी उसका फायदा होगा। तो करेला कड़वा है लेकिन सेहत के लिए वरदान है। ये ब्लड प्यूरिफायर, लीवर डिटॉक्स, पाचन तंत्र अच्छा करने और वजन घटाने में लाभकारी है। चौथा हमारा जो पोषक तत्व है वो है मेथी सीड। मेथी एक हरे पत्तेदार सब्जी है, आप खाते होंगे घर में बना के। मेथी का साग, मेथी की सब्जी, मेथी को साग में मिला दिया, आलू में मेथी बना ली, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। लेकिन इसके दाने मसालों के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। मेथी दाना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत गुणकारी है। तो मेथी को डायबिटीज, मासिक धर्म में ऐंठन। अब बताओ, अगर इसमें मेथी सीड डला है और महिलाओं की मासिक धर्म की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, तो मैं क्या गलत बोल रहा था? मधु संयम रस क्या शुगर के लिए है सिर्फ? नहीं, मधु संयम रस महिलाओं की प्रॉब्लम्स अगर होती हैं, मासिक धर्म से जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर ये रेगुलर लेती है तो मासिक धर्म से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकती हैं। तो मेथी को डायबिटीज, मासिक धर्म में ऐंठन, उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी स्थितियों में बहुत फायदेमंद बताया गया है। मेथी फाइबर से भरी होती है जो और वजन को मैनेज करने में मदद करती है। मेथी का पानी हमारे शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। ये कब्ज और अन्य पाचन संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है। और मेथी का पानी लगातार पीने से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है और हार्ट अटैक के रिस्क भी इससे कम हो सकते हैं। तो मेथी में उपलब्ध विटामिन C और K त्वचा को उजला बनाने और त्वचा पर दाग आदि, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना चेहरे पे, जैसे दाग दाग आदि हो जाते हैं, तो मेथी सीड उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। तो आपको तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। मधु संयम रस का एक 30 ml का एक शॉट रोज टिकाओ और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारे मधु संयम रस में डाला है वो है एलोवेरा। एलोवेरा जिसे ग्वारपाठा, क्वारगंदल के नाम से भी जाना जाता है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय गुणों से भरपूर, विख्यात। बहुत इसमें गुण है। एलोवेरा में अनेकों विटामिन, एंजाइम, मिनरल, अमीनो एसिड, फाइबर होते हैं जो मानव शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में एलोवेरा जेल आपको मिलेगी, आपको एलोवेरा की क्रीम्स मिलेंगी। तो चेहरे के लिए, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, पेट के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। तो एलोवेरा इसमें डला है। और डायबिटीज से पीड़ित लोगों को तो लगातार एलोवेरा का सेवन करने के लिए कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि एलोवेरा कहीं मिले तो उसका जेल निकाल के खा लो, कच्चा खा लो। बोलते हैं बहुत फायदेमंद होता है डायबिटीज में। और चेहरे पर दाग धब्बे मिटाने के लिए एलोवेरा जेल आपने देखी ही होंगी। तो थकावट को भी, अगर कोई साथी ऐसे कहता है ना कि शरीर थकावट रहती है सारा टाइम, तो थकावट होने का काम कहीं ना कहीं ब्लड में शुगर भी है। अगर आपका शरीर थका थका रहता है ना सारा टाइम, तो आप चेक करो, आप चेक शुगर टेस्ट कराओगे तो आपका शुगर लेवल ऊपर आएगा, ग्लूकोज लेवल ऊपर आएगा, आपका HbA1c ऊपर आएगा ही आएगा। तो आप ये ग्वारपाठा यानी आप एलोवेरा रस अगर लेते हो तो ये भी शुगर में बहुत हेल्प करता है। और अगर आप मधु संयम में लेते हो तो ये अपने आप ही बाकी सारी चीजों के साथ मिल जाता है। अगला जो इंडिग्रेंट है वो है विजयसार। विजयसार एक तरीके का एक पौधा होता है, 30 मीटर ऊंचाई तक बहुत बड़ा हो जाने वाला। ये वृक्ष गुणों का भंडार है, प्रकृति द्वारा दिया गया एक उपहार है। इस वृक्ष में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है। स्पेशली इसे डायबिटीज की दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। हजारों सालों से आयुर्वेद में विजय सार को एक गुणकारी पोषक तत्व बताया गया है और बहुत सारी बीमारियों में विजय सार का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो पता है क्या चल पड़ा है, विजय सार की लकड़ी के गिलास बनते हैं, लोग खरीदते हैं। 400 500 रुपए का, 300 400 500 का एक गिलास मिलेगा इतना सा, विजय सार की लकड़ी का बनता है। लोग इसमें पानी भर के रखते हैं और पीते हैं, बहुत फायदा होता है उससे भी। लेकिन आपको अगर मधु संयम रस भी लेंगे आप, तो आपको जितना विजय सार चाहिए, विजय सार का अर्क चाहिए, वो आपको मधु संयम रस से भी मिल जाएगा। और बड़ी बात बताऊं आपको मैं, विजय सार लिपिड प्रोफाइल को अच्छा करता है। लिपिड प्रोफाइल मतलब कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन बोलते हैं इसको, कि अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है किसी का, फैट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोलेस्ट्रॉल अगर हाई रहेगा तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आने वाली है।
तो कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में भी विजय सार की लकड़ी का बहुत बड़ा हेल्प है, बहुत हेल्प है। तो अगर आप रेगुलर मधु संयम रस का इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी ठीक किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है कुटकी। कुटकी एक अच्छी मिट्टी में पाई जाने वाली एक घास है। ये पहाड़ों की मिट्टी, नदियों के आसपास की मिट्टी, गंगा के आसपास की मिट्टी, ऐसे जंगलों में पाई जाने वाली घास है। और ये घास सूख जाने के बाद बहुत ही कड़वा स्वाद देती है। कुटकी में सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं। और ये संक्रमण के, आप मार्केट में ट्राई करोगे आपको कुटकी पाउडर बहुत जगह पे आपको जो वैद्य जी होते हैं या पंसारी होते हैं वहां पर कुटकी पाउडर मिलेगा आपको। उसको बहुत सारी दवाइयों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह संक्रमण के जोखिम को कम करने, बीमारियों से जल्दी ठीक होने में मदद करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। बीमारियों के उपचार के लिए इसका निर्धारित कम कम मात्रा में सेवन किया जाता है। मैंने पहले बोला कुटकी का ज्यादा सेवन किया लीवर को खत्म कर देगा। कुटकी की एक लिमिटेड क्वांटिटी है, अगर वही इस्तेमाल करनी है। ज्यादा इस्तेमाल की तो बहुत नुकसानदायक भी है ये। तो उसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। तो बीमारियों के उपचार के लिए, बहुत सारी बीमारियों के उपचार के लिए इसकी निर्धारित कम मात्रा में ही इसका सेवन किया जाता है। सर्दियों में, सदियों से कुटकी को कब्ज के सेवन करने की सलाह, कब्ज के रोग में सेवन करने की सलाह दी है। और ये बात एक नहीं, मैंने अभी तक पिछले 1 डेढ़ महीने में जिन लोगों को मधु संयम रस दिया है उन सभी साथियों ने ये बात बोली है कि पेट साफ जल्दी हो जाता है। किसी की कब्ज की प्रॉब्लम थी तो वो ठीक हो चुकी है। ये मेरे पास बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल हैं। जिन जिन लोगों को दिया है उन्होंने यही बात जरूर बोली है कि जी पेट बड़ी जल्दी साफ होता है और अच्छा साफ हो जाता है। तो कुटकी इसमें डली हुई है। लीवर की सूजन को कम करने और लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाने में कुटकी का बहुत बड़ा रोल है। और ये नेफ्रो प्रोटेक्टिव गुण के कारण गुर्दे की बीमारियों, किडनी के लिए तो ये रामबाण चीज है कुटकी। तो इसका लगातार सेवन से भूख बढ़ती है और इस तरह औषधि के बहुत सारे गुण इसमें हैं। आठवां जो इंडिग्रेंट है वो है गिलोय। गिलोय के बारे में तो आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। गिलोय की बेल तो आपने बहुत जगह लगी हुई देखी होगी। आयुर्वेद में इसे फीवर, बुखार के एक महान औषधि माना गया है। और इसके पत्ते पान के पत्ते की तरह होते हैं और स्वाद में बहुत कड़वी। और गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, पाचन तंत्र को ठीक करने, डायबिटीज नियंत्रण में मदद करने, जोड़ों का दर्द और सूजन में राहत देने, त्वचा की समस्याओं को ठीक करने, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारा श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं, हमारा सांस लेने का जो सिस्टम है, लंग्स वाला जो पूरा सिस्टम है, इसको मजबूत रखने को, अस्थमा वाले लोगों को बहुत हेल्प करता है ये गिलोय। तो मजबूत बनाने आदि अनेकों प्रकार में मदद करता है। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गिलोय मिल जाए तो ज्यादा मत खा लेना, लीवर को डैमेज कर देगा, फिर परेशान हो जाओगे बहुत ज्यादा। तो हाई बीपी वाले लोग अगर गिलोय का लगातार सेवन करें तो इसका हाई बीपी हमेशा नियंत्रित रहता है। गिलोय का एक नियमित मात्रा में ही सेवन करना है। गिलोय का ज्यादा उपयोग करने से मनुष्य के लीवर पर बहुत असर डालता है। वायरल बुखार में ये बहुत महत्वपूर्ण। आपने देखा जब कोरोना वायरस की बात चलती थी तो गिलोय का काढ़ा बना करके पिया जाता था। तो वायरल फीवर में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। और नोवा हमारा इंटीग्रेंट है कालमेघ। बहुत कमाल की चीज है। कमालमेघ एक औषधीय गुणों से भरपूर एक ऐसा पौधा है, बहुत सारे देशों में पाया जाता है और इसकी खेती भी की जाती है क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लीवर की रक्षा के लिए इसकी इसकी दवाई भी बनाई जाती है। अपच या भूख ना लगने जैसी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ ब्लड शुगर मैनेजमेंट में इस औषधि का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है कालमेघ का। शुगर की बहुत सारी दवाइयों में कालमेघ का इस्तेमाल किया जाता है। तो फैटी लीवर आजकल आपको पता ही है, फैटी लीवर की वजह से भी शुगर हो रही है। अब फैटी लीवर क्या है? फैटी लीवर का काम क्या, लीवर का काम होता है खाने को आगे पहुंचाना और आगे भेजना। अब पेंक्रियाज अगर इंसुलिन, अगर हमारे लीवर में फैट ज्यादा जमा हो गया, एक बार समझना इस बात को, अगर हमारे लीवर में फैट ज्यादा हो गया तो उसमें ग्लूकोज एंटर नहीं करेगा, उसमें ग्लूकोज एंटर नहीं करेगा। अब इंसुलिन ज्यादा जब उसको बनानी पड़ेगी, फैट ज्यादा, फैट की वजह से पेंक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ेगी। तो इंसुलिन पेंक्रियाज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमारे फैट जो है ना, हमारे फैट लीवर फैटी, हमारे जो ओवरऑल फैट्स हैं, फैटी लीवर है, तो वो भी हमारे इंसुलिन निर्माण करने वाले ग्रंथि यानी पेंक्रियाज को बहुत ज्यादा काम करवाता है उससे। और जब ज्यादा काम करेगा तो पेंक्रियाज जल्दी थकेंगे। तो फैटी लीवर को ठीक करने के लिए कालमेघ काम करेगा। और अगर फैटी लीवर नहीं रहा तो आपके पेंक्रियाज अपने आप ही अच्छा काम करने लगेंगे। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। ये बहुत शानदार एक सिस्टम हमारे अंदर बना है
ये हमें नजर नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन बहुत बड़ा सिस्टम बना हुआ है इसके अंदर। तो वो सिस्टम को समझना थोड़ा थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेडिकेशन से ज्यादा जरूरत है एजुकेशन की। तो सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है चीजों को। तो फैटी लीवर को की आजकल बहुत लोगों को समस्या होती है, उसके लिए अच्छी खबर यह है कि कालमेघ एक ऐसे पोषक तत्व है जो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में बहुत मदद करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कालमेघ की है, इसलिए इसको एक बहुत शानदार प्रकृति का वरदान हमें मिला हुआ है। और 10वां जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आपने नाम सुना होगा, और आजकल तो शिव जी के दिन चल रहे हैं तो आपके हाथ में भी रोज आता होगा, बेलपत्र। बहुत अच्छा। बेलपत्र के 3 पत्ते जो आपस में जुड़े हैं, वो भगवान शिव के त्रिशूल उसको के रूप रूप में देखा जाता है उसको। और वो बहुत बहुत ही, बेलपत्र को बहुत पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये 3 पत्ते भगवान शिव के त्रिशूल के सूचक हैं। लेकिन धार्मिक रूप से पूजा के इस्तेमाल होने वाले इन पत्तों में बहुत ज्यादा औषधीय गुण भी हैं। आप बेलपत्र का पत्ता खा भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बहुत फायदा ही मिलेगा उससे। तो रोज सुबह बेलपत्र का सेवन करने से गैस, एसिडिटी, अपच से छुटकारा मिल सकता है। बेलपत्र में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो पाचन क्रिया को बहुत अच्छा बनाता है। कब्ज को ठीक करने में बेलपत्र बहुत ज्यादा मदद करता है, बहुत ज्यादा मदद करता है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, खास तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो ये सब मिलकर लीवर की सफाई करने में मदद करते हैं। ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके फल, पत्ते, तना, सब चीजों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। पेट में तरावट लाता है, भूख को बढ़ाता है, खाने को जल्दी पचाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, B6, फाइबर, आयरन, कैल्शियम से भरा हुआ ये प्रकृति का वरदान मानव शरीर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। बेलपत्र का बहुत बड़ा रोल है। और अगला जो इंटीग्रेंट है वो है हमारी तुलसी माता। तुलसी के बारे में जो ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं आपको, लेकिन तुलसी एक गुणी औषधीय पौधा है। हमारे हिंदू धर्म में इसे एक देवी का दर्जा दिया गया है और पूजनीय व पवित्र माना गया है। तो हमारे लोग देखते होंगे अपने घरों में, आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं और रोज पूजा भी करते हैं। तो तुलसी का पत्ता आप रोज भी खा लोगे तो भी ये एंटी कैंसर, बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी इसके अंदर चीजें आपको ऐसे हेल्थ बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। भारतीय संस्कृति के बहुत पुराने वेदों और ग्रंथों में भी तुलसी के गुण और उपयोगिता का वर्णन मिलता है। तुलसी में मौजूद एसिटिक एसिड पथरी को तोड़ने में मदद करता है। तुलसी एक प्राकृतिक सिर दर्द निवारक है जो माइग्रेन के दर्द में भी राहत दिला सकता है। अगर आपको कैसे सिर दर्द भी रहता है ना कभी, तो तुलसी ड्रॉप हमारे आरसीएम में आता है, आप उसको रुमाल में 2 चम्मच, तो दो, सॉरी चम्मच कह रहा हूँ, 2 ड्रॉप आप रुमाल में डालें और उसको सूंघते रहें आप, तो आपके सिर दर्द में भी आपको हेल्प मिलेगा। आपका माइंड, मूड को बड़ा अच्छा करेगा, माइंड को अच्छा करेगा। आप बीच बीच में आप करते रहें, इसका फायदा आपको बहुत मिलने वाला है। तो तुलसी के तेल का तो बहुत इसके फायदे हैं। त्वचा संबंधी विकारों से लड़ने में मदद करता है। अस्थमा, चेस्ट इन्फेक्शन, खांसी, सर्दी, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी में पीड़ित लोगों के लिए रामबाण औषधि है। अगर आप खाली पेट तुलसी पत्ते का सेवन करते हैं तो ये आपके पाचन के लिए बहुत अच्छा है। इससे पेट में पाचन रस बढ़ता है, पोषक तत्वों को शरीर में सोखने की क्षमता बढ़ती है और पाचन ठीक होता है। मूड को ठीक रखने में तुलसी बड़ा हेल्प करती है। एक बार आप कल सुबह आजमा के देखना, कल जब आप नहा धोके घर से निकलो तो एक रुमाल में तुलसी ड्रॉप अगर आपके पास है तो 2 ड्रॉप उसमें डाल लो आप। पूरा दिन जब भी आप रुमाल से ऐसे पसीना पोंछोगे, वो करोगे, उसकी जो खुशबू है ना, पूरा दिन आपके मूड को बड़ा अच्छा रखेगी। वो मतलब ये प्रकृति का वरदान है जो हमें मिला हुआ है, लेकिन हमें इसका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो मूड को ठीक करने में, बंद नाक को खोलने में, वायरल फीवर जैसी स्थिति में आप इसको सूंघ सकते हैं बार बार। और डायबिटीज और हृदय रोगों के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। और डायबिटीज और हृदय रोग की सैकड़ों आयुर्वेदिक दवाइयों में तुलसी का इस्तेमाल, तुलसी के पत्तों का, तुलसी के जड़ का, तुलसी के तनों का, डालियों का, पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में जो आखिरी हमारा इसका जो हमारा जो इंटीग्रेंट है वो है गुड़मार। गुड़मार, इसको बोलते हैं गुड़मार। आप इसको हिंदी, ऐसे इंग्लिश में लिखा है हमने गुड़मार, लेकिन हिंदी में इसका नाम है गुड़मार। अब इसके पत्ते की खासियत यह है गुड़मार के, कि जब इस पत्ते को आप खा लोगे ना तो 1 घंटे तक आपको कुछ भी मीठा खाओगे, मीठा लगेगा ही नहीं। ये इसकी खासियत है, इसलिए इसका नाम रखा गया है गुड़मारे, गुड़ को मार देता है। और शुगर की दवाइयों में ये बहुत ज्यादा काम होता है। आयुर्वेदिक शुगर की बहुत ज्यादा दवाइयों में इसका काम होता है। तो गुड़मार एक चीनी नाशक, एक औषधीय पौधा है जो मध्य भारत, दक्षिण भारत और
श्रीलंका में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके पत्ते को खा लेने से किसी की मीठी चीज का स्वाद लगभग 1 घंटे तक समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे गुड़मार कहते हैं। गुड़मार के पत्ते और जड़ औषधीय रूप में उपयोग किए जाते हैं। यह फल लगभग 2 इंच का होता है और कठोर भी होता है। इसके अंदर बीजों के साथ रुई लगी होती है और बीज छोटे एवं काले और भूरे रंग, काले भूरे रंग के होते हैं। आयुर्वेद में इसका प्रयोग अनेक प्रकार की दवाइयों को बनाने में किया जाता है। हाई बीपी की बीमारी में तो गुरमार का अर्क पीने के लिए बताया गया। गुरमार का अर्क मार्केट में मिलता है, तो बीपी वाले जिनका हाई बीपी रहता है उनको गुरमार का अर्क पीने के लिए भी कहा जाता है। और मधुमेह रोगियों के लिए यानी डायबिटीज वालों के लिए तो ये जादू है, इसको जादू बोला गया है। तो अलग अलग कवि होते हैं ना, जब वो भी चीजों का वर्णन करते हैं, तो एक कवि ने गुरमार को मधुमेह के लिए जादू बोला है। तो ये जादू ही औषधि मानी जाती है और शरीर में इंसुलिन के स्तर को बढ़ाती है। टाइप 1 डायबिटीज वाले लोगों के लिए भी गुरमार बड़ी अच्छी चीज है। और इसके इससे ब्लड शुगर के स्तर को भी ये कम रखता है। और ये बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो ये 12 पोषक तत्व हैं जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया। तो ये एक 12 पोषक तत्वों का कमाल का कॉम्पोजिशन, बहुत कमाल का कॉम्पोजिशन हमारे पास है मधु संयम रस के बारे में। अकेला मधु संयम रस काम करेगा नहीं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, डेली सैर करना, अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 1 घंटा पैदल चलना, 1 घंटा योगा करना, 1 घंटा एक्सरसाइज करना, अपनी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा रखना। जब भी आप खाना खाओ तो अपने पैंक्रियाज के बारे में एक बार सोचना कि उसको बेचारे को कितनी इंसुलिन बनानी पड़ जाएगी, तो आप गलत काम कर ही नहीं पाओगे। हमारे गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी एक बात बोलते हैं कि कोई भी काम करो थोड़ा ध्यान से करो। जब आप ध्यान से खाएंगे, ध्यान से आप सारी चीजें करेंगे, तो आपसे गलत होगा ही नहीं। तो ऐसे तो बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं और टाइम टू टाइम हम करेंगे। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक था वो मैंने अपना टॉपिक कवर किया। मुझे आपको थोड़ा डायबिटीज के बारे में बताना था, मुझे आपको थोड़ा हमारे जो मधु संयम रस है उसके बारे में बताना था। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपको जो जानकारी ये मिली है, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा अपने उन लोगों को शेयर करें जिनको HbA1c 6 से ऊपर चला गया है। और 6 से नीचे वालों को भी शेयर करें, 6 वालों को भी शेयर करें, ताकि वो अलर्ट हो जाएं आगे के लिए। अगर उन्होंने सही से अपनी दिनचर्या को नहीं ठीक किया तो वो भी 6 से ऊपर जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, एक दुख खबर ये है कि हमारा देश को डायबिटीज कैपिटल बोला जाता है। डायबिटीज एक साइलेंट किलर की तरह हमारे शरीर में एक चोर की तरह घुस जाता है और अंदर ही अंदर वो हमारे किडनीज को, पैंक्रियाज को, लीवर को, आंखों को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो हमें इस साइलेंट किलर से अपने आप को भी बचाना है और अपने आसपास के लोगों को भी बचाना है, लोगों को जागरूक करना है और नए भारत के निर्माण में, स्वास्थ्य क्रांति में पूरा योगदान देना है और बहुत आगे बढ़ना है। अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा, अपने मतलब को छोड़े सभी, सब में सेवा का भाव रहे और जिम्मेदारी की जब बात आए तो सबका आगे हाथ रहे। जब हम जिम्मेदारी की बात करेंगे, सेवा करेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे, तो हम बहुत बड़ी स्वास्थ्य क्रांति लेकर के आ सकते हैं और एक मजबूत, स्वस्थ नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय आसियान।